नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी, और साथ ही हमारी पूरी रिसर्च टीम तैयार है अलग अलग रिसर्च आपको बताने के लिए। आशीष हमें बताएंगे आज के मार्केट का पूरा एक्शन। कल से महाराष्ट्र में होटल खुलेंगे, क्या होंगी गाइडलाइंस, ये हमें बताएंगे कुशल। और ऑयल एंड गैस पर यूबीएस की रिपोर्ट हम जानेंगे संदीप से। और बाजार की रैली पर एक दिलचस्प रिसर्च लेकर देवांशी हमारे साथ हैं। तो ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है, किस तरह का एक्शन रहा है। तो मार्केट में आज पूरे दिन एक उतार चढ़ाव का माहौल बनता रहा, एक उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। हालांकि आखिरी घंटों में बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी आई, तेजी आई और निफ्टी चौथाई ज्यादा की तेजी के साथ 10,800 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 187 अंकों की मजबूती के साथ 36,600 के पार निकल गया। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में 2% का शानदार उछाल देखने को मिला। अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 830 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 784 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज बाजार में जोरदार रस्साकसी देखी गई, लेकिन आखिर में जीत तेजी करने वालों की हुई। क्या ये माना जाए कि ये बाजार में अच्छी मजबूती के संकेत हैं, और आज के कारोबार पर आपकी कुल मिलाकर ओवरऑल राय है क्या? आज का सेशन बाजार में बेहद इंटरेस्टिंग रहा और बेहद एक्शन भरा भी। भारी उतार चढ़ाव भी दिखा, भले ही रेंज छोटी रही हो लेकिन एक्शन भरपूर था। शुरुआत मजबूती के साथ हुई, फिर मुनाफा वसूली और आखिरी 1 घंटे में तो जो तेजी बनी वो काबिल तारीफ है। मैं काबिल तारीफ क्यों कह रहा हूँ? पहली चीज़ तो ये कि करेक्शन के बाद पूरे दिन भर आप बाजार में जो बढ़कर आए वो पूरी तरह से स्क्रीन, यानी कि तेजी जो हुई है वो स्क्रीन पर हुई है, गैप से होने की वजह से नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप तेजी दिखा रहे थे तब आपके पास संकेत बहुत अच्छे नहीं थे। देखिए, हमारे बाजार बंद होने के वक्त और आखिरी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट से ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे थे, 300 पॉइंट कमज़ोर थे। उसके बावजूद डाउ की कमज़ोरी को नज़रअंदाज करते हुए अगर बाजार दिन के हाई पॉइंट की तरफ जाकर बंद होने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा संकेत है। एक और बढ़िया संकेत बताऊं, बैंक निफ्टी जो कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आया निफ्टी के मुकाबले में, आज भी लीडरशिप ली। सुबह ऐसा लगा कि वनडे वंडर था, एक बार बैंक निफ्टी 22,000 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद जो घूमा निफ्टी, तो बाद में घूमा, बैंक निफ्टी ने पहले से अपनी यात्रा ऊपर की शुरू की और निचले स्तर से बैंक निफ्टी करीबन 600 पॉइंट रिकवर हुआ, 600 पॉइंट, और बंद जो हुआ दिन के हाई पॉइंट के बेहद करीब बंद होता हुआ दिखा। और बड़ा ब्रेकआउट 22,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में लंबे समय बाद आया है। तो ये बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आया। निफ्टी तो खैर पहले से ही ब्रेकआउट में है ही और मजबूत है ही, फिर से आज 10,800 पर बंद भी हुआ। तो ओवरऑल एक चीज़ क्लियर है, मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हर गिरावट में लोग खरीदारी को तैयार हैं, शॉर्ट कवरिंग भी हर निचले स्तरों पर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी का कहीं कोई दूर दूर तक असर नहीं, कोई फर्क नहीं कि अमेरिका के फ्यूचर्स कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार दम लगाकर मजबूती के साथ बंद हुए और ये कॉन्फिडेंस वाकई में काबिल तारीफ है। अब आपको ये बताते हैं कि आज के बाजार में जो एक्शन हमने देखा है, उस एक्शन में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है और उन सेक्टर में क्या क्या खबरें रही हैं। तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बताइए।
देखिए, बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई। हालांकि दिन के दौरान अगर आप देखें तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हल्के से कमजोर भी नजर आए, लेकिन उसके बाद भी देखें तो भारतीय बाजारों में जो बढ़त है बरकरार देखने को मिली। आज के सत्र में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है तेजी का, वो निफ्टी बैंक की तरफ से आते हुए देखा था। कल भी हमने देखा था कि जो निफ्टी बैंक है उसने बाजार को तेजी में लीड किया। आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी की तुलना में निफ्टी बैंक में ज्यादा तेजी देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जहां पर आज के सत्र में बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट होती हुई नजर आई। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो टाटा केमिकल्स यहां पर तेजी देखने को मिली। साथ ही जो ओपन इंटरेस्ट है इसमें 66% का उछाल देखने को मिला। एनबीएफसी इस फोकस में थी। एल&टी फाइनेंस यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 44% बढ़ा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 33%, इक्विटास भी 32% का ओपन इंटरेस्ट में उछाल था और इन सभी स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स वायदा बाजार में ऐसे भी थे जहां पर कल के सत्र में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है ये तेजी के सौदे करते हुए नजर आए। बीएचईएल ओपन इंटरेस्ट 15% घटा, स्टॉक में भी ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज में कल हमने देखा था कि काफी ज्यादा एक्शन था। आज ओपन इंटरेस्ट 13% घटा, स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। ग्लेनमार्क और एमएनएम ये भी कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर तेजी के सौदे करते हुए नजर आए। लेकिन आज अगर आप देखें तो जो स्टार सेक्टर है वो बैंकिंग और एनबीएफसी है, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक शानदार तेजी देखने को मिली। आईडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड मीट से पहले यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिला। एनबीएफसी स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो बिल्कुल जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का एक्शन है बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलता है। मिनट फाइनेंस, उज्जीवन, बजाज फाइनेंस, चोला इन्वेस्ट यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स पर हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छी कवरेज आ रही है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। आज इन्फोसिस के ऊपर रिपोर्ट आई, यहाँ पर तेजी देखी गई। साथ ही अगर आप देखें तो एनआईटी टेक जो पिछले एक हफ्ते से बढ़िया तेजी दिखा रहा है, एल&टी टेक और माइंट्री यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। लेकिन गैस स्टॉक्स में आज के सत्र में देखें तो शुरुआत से प्रेशर देखने को मिला। कारण यह है कि एक यूबीएस की रिपोर्ट आई थी जिसके चलते आप देखिए एनजीएल, गुजरात गैस, ओएनजीसी और आईजीएल ये जो सभी दिग्गज गैस बेस्ड कंपनीज हैं यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल संकेत हल्के से दिन के दौरान कमजोर होते हुए नजर आए। मेटल स्टॉक्स काफी बढ़िया रनअप दिया, लेकिन आज के सत्र में अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से वेदांता, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंदाल्को ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बाजार में अभी भी जो तेजी है, जो खरीदारी है, उसका रुझान बरकरार देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये आशीष ने समझाया कि आज कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर एक्शन दिखा। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरह से मार्केट में एक मोमेंटम बना है, ऐसे बाजार को देखते हुए मेरा पहला सवाल आपसे ये कि कल के कारोबार में इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेड लिया जाए, और दूसरा जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए कहाँ पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए बाजारों में एक शानदार तेजी बनी हुई है। और जैसे अनिल जी बता रहे थे कि जब इवन डाउ फ्यूचर्स हमारे क्लोज के दौरान नेगेटिव थे, बट उसको भी बाजार ने नकारते हुए बाजार बहुत अच्छी तेजी के साथ बंद हुए हैं। और एसजीएक्स निफ्टी अभी भी तेजी दिखा रहा है। मुझे लगता है जिस तरह से आज एनबीएफसीज और बैंक्स में ये पूरा मूड माहौल एनबीएफसी और बैंक स्पेस के लिए चेंज हो गया। जो पिछले 2 दिनों में जो एचडीएफसी बैंक ने अपने अपडेट दिए Q1 के, उसके अलावा बजाज फाइनेंस, बंधन बैंक, इन्होंने जिस तरह के अपडेट्स दिए, तो लग रहा है कि जितनी स्थिति हम समझ रहे थे कि खराब रहेगी, इनकी उतनी नहीं रहेगी। और उस लिहाज से इनमें एक अच्छी तेजी बनी है। मुझे लगता है ये बिल्कुल कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि इतनी बड़ी बढ़त के बाद थोड़ा कॉशियस बिल्कुल रहना चाहिए बाजार में, और हर कुछ नहीं लेना चाहिए, क्वालिटी स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए, खास करके ट्रेडर्स को। जहां तक कल के लिए स्टॉक का सवाल है, मैं कल के लिए रेकमेंड करना चाहूंगा एक जबरदस्त केमिकल स्पेस की कंपनी है। कंपनी का नाम है नोसिल। ये रबर केमिकल बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं, डेट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और बाकी जिस तरह का आज भी इसमें मूव था, मुझे लगता है कल ये बिल्कुल तेजी के रुझान इसमें लगते हैं। तो कल के लिए इसमें भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी, और मेरा कल का इसमें लक्ष्य रहेगा 105 रुपए का। और जहां तक पोजिशनल कॉल का सवाल है, मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वापिस एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप स्टॉक है, कैश मार्केट सेगमेंट से। कंपनी का नाम है रैमको इंडस्ट्रीज। ये कंपनी सीमेंट बनाती है, रूफिंग शीट्स बनाती है, वॉल और सीलिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। मुझे लगता है बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशंस काफी आकर्षक है। ये अपने FY20 के अर्निंग्स के ऊपर 9 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। मार्जिन्स काफी अच्छे हैं, जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल में। मुझे लगता है आने वाले 7 से 10 दिन में वी कुड सी लेवल्स ऑफ 195 रुपीज ऑन द स्टॉक। तो ये दो ट्रेड आपके लिए कि इंट्राडे में आपको
कौन सा ट्रेड लेना है और पोजिशनली आप कहां पर ट्रेड करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये विकास जी ने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर का, और खबर ये है कि चीन पर चौतरफा शिकंजा कसने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में अब सरकार चीन से जो इंपोर्ट होता है उस पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने इस मुद्दे पर वाणिज्य मंत्रालय से कदमों की जानकारी मांगी है और इस खबर पर ज्यादा डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, बताइए और क्या इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी है आपके पास? भारत सरकार चीन से इंपोर्ट कम करने को लेकर के लगातार कदम उठा रही है और इसी दिशा में ताज़ा डेवलपमेंट यही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कॉमर्स मिनिस्ट्री से तमाम सुझाव मांगे हैं जिसके जरिए चाइना से इंपोर्ट को कम किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि एक अहम बैठक हुई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के तमाम अधिकारियों से ये पूछा गया है कि चाइना से जो बड़ी फहरिस्त में इंपोर्ट किया जा रहा है, जो चाइना का इंपोर्ट बास्केट है, वो उससे ये देखा गया है कि वो बहुत बड़ी संख्या में इंपोर्ट किया जा रहा है। बेतहाशा इंपोर्ट को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि आने वाले वक्त में इस इंपोर्ट बास्केट को कम किया जाना है, लेकिन इसके लिए क्या कुछ ज़रूरी और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, इसकी पूरी फहरिस्त, इसकी पूरी डिटेल इस वक्त कॉमर्स मिनिस्ट्री से मांगी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक और अहम समीक्षा बैठक करी है और वो बैठक की है FTA को लेकर के, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। भारत सरकार का तमाम अन्य देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके जरिए चाइना को छोड़कर अगर जो बाकी देश है वहाँ से जो इंपोर्ट होता है उसको लेकर के भी सरकार इस वक्त काफ़ी चिंतित और गंभीर नजर आ रही है। दरअसल अंदर खाने ये चल रहा है कि चाइना का प्रोडक्ट या चाइनीज सामान कई अन्य देशों से जो भारत में आ रहा है, मसलन मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ तक कि ब्राज़ील या एशियान कंट्रीज से जो भारत में आ रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को, चाइनीज़ प्रोडक्ट के इंपोर्ट बास्केट को भी कम करने की मंशा सरकार की है। लिहाजा FTA के संशोधन में या बदलाव को लेकर के भी इस वक्त सरकार काफ़ी गंभीर है और FTA को लेकर के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के एक समीक्षा बैठक भी की गई है। यानी कि अगर दोनों ही बैठकों को और सरकार के स्तर पर जो लगातार हरकत नज़र आ रही है इसको हम देखेंगे तो आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से कई बड़े और ठोस कदम उठते हुए नजर आ सकते हैं, जिसका मकसद यही है कि चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है इसको कम किया जाए और उसके लिए सरकार क्वालिटी स्टैंडर्ड को इंप्रूव या बेहतर करने या फिर जो इंपोर्ट। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं अगली खबर का। बाजार की रैली में लार्ज कैप शेयरों का योगदान रहा है। कौन से दिग्गज शेयर हैं, किनका योगदान ज्यादा रहा है, ये डिटेल बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। देवांशी, बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए 23 मार्च के लोज से लेके अब तक बाजार में शानदार तेजी आती हुई दिखी है। ये नहीं, अगर आप इंडाइसेस की बात करें यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स की, तो लोज से लेके अब तक करीब 40% तक की रिकवरी हमने देखी है या तो रैली हमने देखी है। लेकिन क्या सारे स्टॉक्स निफ्टी और सेंसेक्स के ऐसे थे जिसने कंट्रीब्यूट किया इस रैली को? तो सरप्राइजिंगली इसका जवाब ना था। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिसने सबसे ज्यादा इस रैली में कंट्रीब्यूट किया था? तो टॉप 5 स्टॉक्स जो कि सबसे ज्यादा हेवी वेट स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स में हमने देखा था कि कुछ वजह से जो तेजी आती हुई दिखी और इसी के चलते मार्केट में इतनी शानदार रैली अब तक देखने मिली है। अब देखिए जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, इन्फोसिस, TCS और कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक्स थे जिसके चलते हमने इतनी शार्प रैली मार्केट्स में देखी है। सबसे पहले अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह से जियो में हिस्सेदारी लगातार कंपनी बेच रही थी और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रही थी और इसके चलते हमने देखा है कि रिलायंस में शानदार तेजी आती हुई दिखी। अगर आप देखें इस पूरे रैली को, जो कि 40% तक के गेन्स हमने देखे हैं मार्केट्स में निफ्टी में, तो उसमें करीब 33% तक का जो कंट्रीब्यूशन था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अकेले का आता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड की बात करें तो इन दोनों ने भी यहाँ पे अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। करीब 15% तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं दो कंपनी से आता हुआ दिखा है। तो कुल मिलाकर अगर आप ये तीनों स्टॉक्स या टॉप 3 स्टॉक्स देखें तो इसी के चलते हमने देखा है कि कुल मिला के करीब 45% तक के जो रिटर्न्स आते हुए दिखे या जो रैली आती हुई दिखी, इस रैली में ये तीनों स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा इन्फोसिस ने भी करीब 7% तक का कंट्रीब्यूशन किया है। ICICI बैंक की तरफ से करीब 3.5% का कंट्रीब्यूशन था। TCS, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी करीब 4% तक का कंट्रीब्यूशन किया है। तो कुल मिला के ये टॉप स्टॉक्स थे या तो हैवी वेट थे जिसके चलते इतनी शानदार रैली हमने देखी है।
निफ्टी के सारे स्टॉक्स ऐसे नहीं थे जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया है या तो पार्टिसिपेट किया है। तो अब यहाँ से देखना हुआ कि किस तरह से बाकी स्टॉक्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर इन स्टॉक्स में अगर थोड़ी सी भी मुनाफा वसूली आती है तो बाजार में किस तरह से एक्शन आता है। विकास जी, जो बात अभी देवांशी ने बताई कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन लार्ज कैप शेयरों का रहा है बाजार की तेजी में, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या आगे भी लार्ज कैप शेयरों का इतना ही योगदान रहेगा या अब आपको लगता है कि जितना कंट्रीब्यूशन करना था वो हो चुका है, अब उतनी रफ्तार हम नहीं देख पाएंगे आगे? क्या आपका क्या व्यू है लार्ज कैप के ऊपर? नहीं, बिल्कुल मृत्युंजय, आपने बिल्कुल सही पॉइंट को पकड़ा है। जिस तरह की तेजी हमने पिछले 2-3 महीने में इन लार्ज कैप में देखी है, उस तरह की तेजी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए आने वाले दिनों में। मुझे लगता है एक बहुत ही शानदार तेजी इन सब फ्रंटलाइन स्टॉक्स जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस सबने ऑलरेडी कर ली है। तो मुझे लगता है अब इन लेवल से उतनी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और इन स्टॉक्स पे अगर किसी का छोटी अवधि का नजरिया था तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे अब थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए और गिरावट का इंतजार करना चाहिए। बाजार में मौके मिलेंगे और मुझे लगता है जब गिरावट आएगी तब इन्हीं स्टॉक्स को वापस खरीदा जाना चाहिए। इन स्टॉक्स में वैसे तेजी अच्छी लगती है, मतलब आने वाले अगर आपका साल भर का व्यू हो तो यहाँ से भी अच्छे अपसाइड बनेंगे, बट जिस तरह की तेजी देखिए उस तरह की तेजी एक्सपेक्ट करना थोड़ी फार फेच्ड होगी। ये आपने बहुत बिल्कुल तस्वीर साफ की है कि ऐसा नहीं कि लोग पिछला परफॉर्मेंस देख के आपको ये लगे कि आगे भी यही रफ्तार रहेगी। तो विकास जी ने क्लियर कर दिया कि आगे आपको इतनी तेज रफ्तार नहीं दिखेगी और इसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे अपना व्यू बनाना है। आगे बढ़ते हैं। कल से महाराष्ट्र में होटल्स खोलने की मंजूरी मिल गई है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है अनलॉक 2 में, लेकिन इसकी गाइडलाइंस क्या हैं, क्या डिटेल्स हैं, ये बताने के लिए कुशल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए। जी, तो जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई नजर आई है। कल हमने आपको बताया था कि 8 जुलाई से यानी कि कल से जो है ये होटल्स वगैरह जितने भी हैं और गेस्ट हाउसेज और लॉजेस जो हैं खुलते हुए नजर आ सकते हैं महाराष्ट्र में। और इसकी जो पुष्टि है कल महाराष्ट्र सरकार ने शाम को करते हुए भी दिखे थे। और नए नियम और नए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कहीं ना कहीं जितने भी होटल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करने होंगे, जिसमें सबसे पहला ये है कि 33% गेस्ट लिमिट के साथ जो है ये सारे जितने भी होटल्स, गेस्ट हाउसेज और लॉजेस हैं वो खोले जाएंगे। और साथ ही इनको अगर मैं बात करूं कंटेनमेंट जोन के जो बाहर होटल्स हैं उनको ऑपरेट करने की इजाजत दी गई है। आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र में करीब 1.5 लाख से ज्यादा होटल्स हैं और 65,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये काफी सिग्निफिकेंट नंबर है। और लॉकडाउन के बाद आप देखिए 3 महीने से जो ये बंद पड़े थे जितने भी होटल्स वगैरह हैं, इस सेक्टर को फाइनली रिस्पाइट मिलती हुई नजर आई है। अब अगर बात करें कुछ एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है जिसको आपको फॉलो करके चलना है, जो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है उस पर फोकस करते हैं। जिसमें पहला है एंट्रेंस पर जितने भी गेस्ट हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग मैंडेटरी है, साथ ही स्टाफ की भी की जाएगी। इसके अलावा गेस्ट को आरोग्य सेतु ऐप जो है वो मैंडेटरीली डाउनलोड करना होगा। साथ ही सभी गेस्ट को हमेशा जो है सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क जो है वो लगाना होगा और उनको मुहैया ये कराएगी होटल इंडस्ट्री। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनमें कोविड के लक्षण नहीं है, केवल उन्हीं गेस्ट को अलाउ किया जाएगा। साथ ही गेस्ट को मेडिकल और ट्रैवल हिस्ट्री भी अपनी जो है बतानी होगी अगर वो होटल्स जाते हैं तो। और यही नहीं, इसके अलावा कोई भी गेस्ट अगर विकेट करता है अपना रूम तो होटल मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे रूम को जो है अच्छी तरह से सैनिटाइज और क्लीन करे एवरी टाइम जब भी कोई गेस्ट लीव करता है। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट उनकी तरफ से गाइडलाइन आई है कि स्विमिंग पूल्स और जो प्ले एरिया और जिम्स वगैरह होटल्स में हमें देखने को मिलते हैं वो बंद रहेंगे क्योंकि वहां पर भीड़ जमा होने का डर ज्यादा है। तो ये कुछ एक गाइडलाइंस हैं जो होटल इंडस्ट्री को महाराष्ट्र में माननी होंगी, वो अपने होटल्स खोलते हैं। तो बहुत शुक्रिया कुशल आपका ये पूरा डिटेल बताने के लिए। और अब रुक करते हैं हमारा खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ ऑप्शन बताने के लिए एचडीएफसी के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कल के बाजार में ऑप्शन के जरिए आपके हिसाब से कहां पर ट्रेड लेना चाहिए सर?
मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा मानना है कि बैंकिंग की जो तेजी है वो घोड़े बदलते रहते हैं और बदलते रहेंगे, लेकिन कुछ जो घोड़े हैं जो अभी तेजी से दौड़ रहे हैं उनको ब्रेक मारने में टाइम लगेगा, तो लगाम कसने में टाइम लगेगा, थोड़े और आगे जा सकते हैं। उन्हीं में से एक है फेडरल बैंक, जिसने 56 रुपए पे क्लोज दिया है। और मैं इसमें ये सजेशन दे रहा हूँ कि 60 रुपए का कॉल जो करीब 2.5 रुपए पे क्लोज हुआ है कल आज, उसको स्टॉप लॉस डाला जाए उसके अंदर 1 रुपया 8 पैसे का, और टारगेट लेके चले 4 रुपए का। तो ये एक या 2 दिन के लिए स्ट्रेटेजी है। अगर 2 दिन के अंदर ये टारगेट नहीं आता है तो अब से बाहर निकल जाए। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, निफ्टी 10,800 के बेहद करीब पहुंच चुका है। ऐसे में इस लेवल पे कुछ डर है या बेखौफ रहा जाए? कल के लिए स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए? अब जहां तक कल का सवाल है, एक चीज तो बेहद अहम है कि आज रात अमेरिका के बाजार किस तरह से रहते हैं, क्योंकि कमजोर सेशन की आशंका तो वहां दिख रही है फ्यूचर्स है। और फिर सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह का कारोबार करेंगे। एशियाई बाजारों में मिला जुला सा कारोबार था, तो कल वो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत तो अपनी जगह होंगे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे बाजारों की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी मजबूती के साथ हुई है। 10,800 के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर लंबे समय बाद जो बंद हुआ, ये मजबूती के संकेत दे रहा है। तो अब आपके लिए कल ये इंपॉर्टेंट होगा कि 10,675 10,700 की रेंज को अगर निफ्टी नहीं तोड़ता है, इसके ऊपर बना रहता है, तब तक बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है डे ट्रेडर्स को। तो 10,675 10,700 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 10,900 से 10,975 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी चूंकि बड़े लंबे समय बाद 22,500 के ऊपर निकला है, तो अब बैंक निफ्टी के लिए 22,200 से 22,350 की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगी कल। वहाँ से आप मजबूत भी हैं, ऊपर काफ़ी हैं, तो इस रेंज को सपोर्ट समझिए। और ऊपर की तरफ पहले 22,900 23,000 वहाँ तक तो पहुँचना ही चाहिए, और उसे पार किया तो 23,500 तक का रास्ता साफ है। तो बैंक निफ्टी के लिए 1,000 पॉइंट की रोड खुली है, जिस तरह से बड़ी ब्रेकआउट आई है। और अगर ग्लोबल संकेत थोड़ा भी साथ दें, अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा भी रिकवर हो जाए, मैं कहूँ आपका डाउ फ्यूचर्स अगर है ना 25-50 पॉइंट ही ऊपर नीचे बंद हो, तो भी कल भारतीय बाजार जबरदस्त दौड़ लगा देंगे, और एक्सपायरी तक फिर आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ग्लोबल मार्केट्स पर तो डिपेंड करेगा ही, बस ज़्यादा कमज़ोर ना हो, थोड़ी रिकवरी आ जाए और उतना भी हो जाए तो भारतीय बाजार अपनी चाल में बरकरार रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर 400-500 पॉइंट डाउन नीचे हो जाए और फिर ऐसा हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स कैसे रहते हैं, लेकिन हमारे बाजारों को लेकर कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, एक्शन कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर है, सेक्टोरल चर्निंग चल ही रही है, तो आपको कमाई के मौके बहुत सारे हैं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के मौके भी ढेर सारे हैं, और वो भी कल मिलेंगे। तो कल का एक दिन भी भरपूर एक्शन का रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन विकास जी, ऐसे मार्केट में अगर लंबे समय के लिए निवेश करने की योजना हो, प्लानिंग हो, तो कल के कारोबार में लॉन्ग टर्म के लिए कहां पर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा? बिल्कुल मृत्युंजय, इस बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है। आज जो स्टॉक में रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो होजरी माने इनरवेयर बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, ब्रांड्स भी इनके काफी अच्छे हैं, और हम देखते हैं रेगुलरली अमिताभ बच्चन, वरुण धवन ये इनके प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं या इनके ब्रांड एम्बेसडर्स है। फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 24%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 34%, डेट इक्विटी रेशियो 0.29 का है। वैल्यूएशंस भी अगर आप जो मार्केट लीडर है पेज इंडस्ट्रीज जो कि ब्रांड बनाती है, उनके कंपैरिजन में बहुत ही सस्ते हैं। वो 66 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, और ये सिर्फ 26 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी अच्छी है, प्लेज कुछ है नहीं। मुझे लगता है ऑल इन ऑल सब पूरा एक मसाला है अच्छे फंडामेंटल्स का। इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 1650 रुपए का लक्ष्य। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का ये बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्यों रहा, कौन कौन सी खबरें रही, और कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।